हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा है। और आज थोड़ा सा गले में खराश है प्यारे बच्चों, इसलिए कम क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। मतलब जो आपका संक्रमण धातु है उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है। तो संक्रमण धातु का मतलब है प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक के तत्वों में नाभिकीय आवेश उच्च होता है। कहने का मतलब N-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, यानी उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। और जब नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो किसी अन्य तत्व के परमाणु को आसानी से अपनी ओर खींचेगा। और प्यारे बच्चों जब किसी अन्य को खींच करके अपने पास लाएगा तो यौगिक का निर्माण करेगा, और वो यौगिक बनाता है संकुल यौगिक। मतलब जो आपके संक्रमण धातु हैं उनमें जो आयनों का आकार होता है कम होता है, मतलब छोटा होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि जब बाएं से दाएं चलते हैं, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, ऐसा चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं चलते हैं, तो उनके कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ता जाता है। कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, इसलिए आयनों का आकार घटता है। और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण किसी अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसी कारण ये संकुल यौगिक बना सकते हैं। बस यही कारण है, ठीक है। साफ लिखा है कि इन तत्वों के आयनों का आकार कम होता है तथा नाभिकीय आवेश उच्च होती है, जिसके कारण ये आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए संकुल यौगिक बना सकते हैं। कुल मिलाकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि संक्रमण धातु या संक्रमण तत्वों के परमाणु में आकार में कमी पाई जाती है, साथ में आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण किसी अन्य अणु परमाणु आयन को अपनी ओर खींच सकते हैं। इसी कारण से संकुल यौगिक ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। और डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं और दोनों का संयोजन का काम करते हैं। साथ में संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा ये है प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, जिंक कैडमियम Hg संक्रमण तत्व का गुण व्यक्त नहीं करता, क्यों। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जिंक है Zn, Cd है कैडमियम, Hg है पारा, इस संक्रमण तत्व का गुण व्यक्त नहीं करते, क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व वही कहलाएगा प्यारे बच्चों जिसमें N-1 डी आंशिक उपकोष, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्बिटल खाली हो, लेकिन खाली होना चाहिए। मतलब N-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरे हों, पूर्ण रूप से नहीं भरे होना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से भरे हैं प्यारे बच्चों तो वो फिर संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। बस इसी के परिभाषा के आधार पर जिंक, कैडमियम और Hg को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, समझ रहे हैं। बाकी ये डी ब्लॉक का ही तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व के साथ साथ संक्रमण तत्व ही कहलाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह अपवाद है। क्यों? क्योंकि भैया संक्रमण तत्व उसे कहते हैं जिसमें N-1 डी कक्षक अपूर्ण हो, मतलब N- डी कक्षक आंशिक रूप से भरा हो, कहीं ना कहीं उसका एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। और यदि बात करें जिंक, कैडमियम और Hg की, तो जिंक का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2, कैडमियम का होता है 4d10 5s2, और आपका पारा का होता है 5d10 6s2। मतलब प्यारे बच्चों इन तीनों में 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2, इन तीनों में प्यारे बच्चों आपका 3d जो है, 4d है, 5d है, यानी डी कक्षक जो आपका डी उपकोष ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जबकि परिभाषा क्या है, ऐसे तत्व जिनमें N-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरे रहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन यहां पर जिंक, कैडमियम और Hg तीनों के तीनों डी कक्षक, डी उपकोष जो है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और डी के जो कक्षक हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ जिंक, कैडमियम और Hg तीनों के तीनों उपकोष जो डी है वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, आंशिक रूप से इनमें कोई भी ऑर्बिटल्स खाली नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से संयुग्मित होते हैं। इस कारण से प्यारे बच्चों हम मानते हैं कि जिंक जो है, कैडमियम और Hg वो संक्रमण तत्व का गुण नहीं दर्शाता। ठीक है, सिंपल है ना। तो दूसरा भी आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे।
अब बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहते हैं। आश्चर्यजनक मतलब कोई भी चीज जब आप देखते हैं तो उसे आश्चर्यचकित कर देता है, मतलब उसमें एक अलग प्रकार का गुण होगा जो कि आप उसे देखकर है ना भावुक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे कोई भी आपके पास पदार्थ ही है, उसका प्यारे बच्चों अनोखा उपयोग आपके सामने आ जाए जो कि आप ना जानते हो, तो समझ जाएंगे आश्चर्यजनक चीज़ें हमें मिल चुकी है। कोई नई सब्जी आपको मिल जाए और वो आपको अच्छा लगे तो आपको लगेगा ये आश्चर्यजनक है। उसी प्रकार से टाइटेनियम भी हमारे जीवन में इतना उपयोगी है कि उसे आश्चर्यजनक ही कहा जाने लगा, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका हम अधिक मात्रा में और मतलब ऐसे जगह उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों जहां हमें अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे बंदूक है, टैंक है, तोप है, रक्षात्मक कवच है, इसमें हम टाइटेनियम का प्रयोग करते हैं। अब समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बनाई जाती है इससे, इसी कारण इसे आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या कारण है ये आप चीज लिखेंगे। हालांकि एक लाइन ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु कहते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों यह कठोर व उच्च गलनांक वाली धातु है, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, संक्षारण प्रतिरोधी है, इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक व रक्षात्मक कवच बनाने के लिए करते हैं। समझिएगा, कठोर या उच्च गलनांक मतलब आसानी से ये गलता नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर मतलब में गल जाए, ऐसा नहीं है, उच्च गलनांक वाला है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। संक्षारण प्रतिरोधी मतलब जहां पे लगेगा तो संक्षरित नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। साथ में इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक एवं रक्षात्मक कवच बनाने के लिए करते हैं, इसलिए हम कहते हैं टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु। थोड़ा सा गले में खराश है प्यारे बच्चों, इसलिए आप मत कहिए कि सर आज कैसे आवाज आ रही है। सर्दी जुकाम की वजह से, हल्का ठंडी के कारण प्यारे बच्चों थोड़ा सा मौसम परिवर्तन से शारीरिक परिवर्तन भी हो जाता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे है और मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए ज़रूरी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। ये परिवर्ती है प्यारे बच्चों, परिवर्ती मतलब +1 के साथ +3 +4, ये क्यों प्रदर्शित करते हैं थोड़ा समझिएगा। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि n-1d कक्षक तथा ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम मतलब बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता, मतलब बहुत कम अंतर पाया जाता है, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, और इन तत्वों में Mn अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों डी कक्षक है और उसके बाह्यतम कोश में ns कक्षक होता है। अब उसे कहा जाता है कि किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, यानी आपका ns कक्षक, क्योंकि ns बाह्यतम कोश है, n-1 बाह्यतम से एक अंदर का कोश है, तो कहा जाता है कि बाह्यतम कोश ही आपस में अपक्रिया में भाग लेते हैं। किंतु जो संक्रमण तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें जो है डी कक्षक भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, तभी तो ये संकुल यौगिक बनाएंगे। यदि डी कक्षक भाग नहीं लेगा तो फिर संकुल यौगिक का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि NS लेना चाहिए, लेकिन n-1 डी कक्षक क्यों भाग लेता है, क्योंकि इनमें जो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में समानता पाई जाती है, मतलब में दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। इसके कारण प्यारे बच्चों इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के है ना दूसरे कक्षक में चल जाते हैं, जिसके कारण +1 के साथ साथ +3 +5 भी दर्शाने लगता है। तो इसका सिर्फ कारण प्यारे बच्चों एक ही है मेन कारण, जैसे आपके पास n-1 डी कक्षक और ns कक्षक दोनों की ऊर्जा में अंतर का कम होना, यानी लगभग समान ऊर्जा के हो जाते हैं। जब समान ऊर्जा के, तो यदि NS से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वही n-1 डी कक्षक से भी बोलता हम भी चलेंगे। जैसे एक बड़ा भाई कहीं जा रहा होता है होटल पे, तो छोटा भाई भी कहता हम भी चलेंगे। दुकान ही जा रहा होता है शॉपिंग करने के लिए बड़ा भाई, तो छोटा भाई कहता भैया हम भी चलेंगे। लेकिन बहुत ही छोटा है तो फिर वो तो जा नहीं पाएगा। तो लगभग इनमें समानता है, बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन और n-1 डी कक्षक दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने लगते हैं, और यही कारण है ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का प्यारे बच्चों, मैंने कहा था थोड़ा सा गले में खराश है, इसके लिए सॉरी। और आज के वीडियो थोड़ा सा कम फोर्स के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि खांसी की शिकायत हो जाती है, खांसी आ जाता है, वीडियो को पुश करके बनाना पड़ता है।
तो क्वेश्चन पढ़िए, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं? मिश्र धातु बनाने का कारण क्या है? तो देखिए, संक्रमण धातु मिश्र धातु कैसे बनती? मिश्र धातु है क्या? जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। मतलब दो हम धातु लेते हैं, उनको पिघला करके मिला देते हैं और पिघलाने के बाद प्यारे बच्चों उनको हम क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद हमें एक धातु मिलेगा जिसे मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल है। मैंने क्या कहा, हमारे पास प्यारे बच्चों दो धातु है, दोनों धातुओं को हमने क्या किया? गर्म किया, पिघलाया। पिघलाने के बाद प्यारे बच्चों एक दूसरे को मिला दिया और मिलाने के बाद उसे ठंडा किया तो हमने देखा कि एक और धातु मिल गया जो एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु आसानी से बना लेने का कारण ये है प्यारे बच्चों कि जो इनके आकार हैं वो लगभग समान होते हैं। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, इस कारण से मुख्य रूप से मिश्र धातु बनाते हैं। जब भी स्टूडेंट कोई भी धातु दूसरे धातु से बंध बनाता है, क्रिया करता है, तो इसका आकार बहुत निर्भर करता है, क्योंकि आकार के साथ साथ उसका नाभिक आकर्षण बल होता है। जैसे परमाणु कई सारे होते हैं, एक परमाणु तो होता नहीं। अब एक परमाणु के बीच दूसरा परमाणु एक दूसरे से गुथे होते हैं। यदि इनका आकार समान होगा तब ये क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु आसानी से विस्थापित कर सकता है। और यदि प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, आकार लगभग समान नहीं होगा, तो फिर दूसरा परमाणु विस्थापित नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए जिंक है और निकिल है, जिंक और निकिल को मिला रहे हैं। यदि इनका आकार एक का छोटा एक का बड़ा होगा तो फिर निकिल का परमाणु जिंक के बीच में जा ही नहीं सकता। लेकिन लगभग आकार यदि समान है प्यारे बच्चों तो ये आपस में मिल सकते हैं, इसके परमाणु एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं। कहने का मतलब संक्रमण धातु के जो परमाणुओं का आकार है यदि लगभग समान है तब तो ये आसानी से मिश्र धातु बना सकते हैं। यदि इनके आकार में थोड़ा बहुत भिन्नता है प्यारे बच्चों तो फिर मिश्र धातु नहीं बनेगा, क्योंकि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के मध्य में अंतराकाश स्थान पर क्रिस्टल जालक पर जाता है तो उतना रिक्त होना चाहिए ना। यदि उतना जगह नहीं बचेगा प्यारे बच्चों तो वो दूसरा परमाणु दूसरे क्रिस्टल के बीच में जा ही नहीं पाएगा। इसका मेन कारण है मिश्र धातु बनाने का आकार में लगभग समानता। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखिए कि संक्रमण धातु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणीय है तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातुएं बनती है। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है और क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार मिश्र धातुएं बनती हैं। तो यहाँ पर साफ तौर से कहा गया है कि क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु को विस्थापित करता है। यदि विस्थापित नहीं करेगा प्यारे बच्चों तो डेफिनेट आप समझ लीजिएगा कि आपका मिश्र धातु नहीं बनेगा। जैसे क्रोमियम को निकिल से मिलाकर क्रोमियम निकिल का मिश्र धातु बनाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे मिश्र धातु बनते हैं, आप लोग चैप्टर 6 में भी पढ़े होंगे। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों मिश्र धातु का बनना किस कारण से होता है? तो संक्रमण तत्वों के आकार में समानता। यदि समान आकार के यहाँ पे संक्रमण तत्व हैं, उनके परमाणु समान आकार के हैं प्यारे बच्चों, तभी वो एक दूसरे से संयोजित होकर एक दूसरे को विस्थापित कर पाएंगे और मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट कर दिया मैंने और आपको नेक्स्ट वीडियो में पुनः 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।